मेरे सारे मित्रों को नमस्कार। आवाज़ में अगर कोई दिक्कत आए तो बीच में मैसेज करके बीच में आप रिप्लाई करके बता दीजिएगा। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। आयुष, विशाल, सबको। अ, वैसे तो ओकेशन जो है वो पहली बार मैंने सबको पहली बार ये बोल के कि हाँ मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं पहली बार आया हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस सा एक्सपीरियंस है। एक्चुअल में होता क्या है कि पेशेंट को एडजस्ट करना, क्योंकि ये टाइमिंग होता है पेशेंट के कंटिन्यूशन में आने का। तो पहले साइकोलॉजिकल, मेंटल और सारी तरह से पहले। हाँ, अमित गुप्ता सर नमस्कार। नमस्कार। तो नमस्कार अमित सर। तो मेंटली पहले तो उसकी तैयारी और फिर उसके बाद लाइव। आज का जो मैटर है वो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी बार इस चीज़ का, इस बीमारी का नाम सुना होगा, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। कुछ लोग इसको हमारे आयुर्वेद में उरुस्तंभ से भी इसकी समानता मानते हैं। वैसे उरुस्तंभ में सिर्फ उरु प्रदेश के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी जो कंडीशंस में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट आते हैं वो उरुस्तंभ से थोड़े से डिफरेंस होते हैं, है ना। उसमें सबसे मेन चीज़ जो हार्डनेस जो होती है वो सिर्फ उरु प्रदेश में ना होकर जो है शरीर के निचले भागों में, स्पेशली जो लंबर का आपका एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस तरह का जो पेशेंट आता है वो काफ़ी भटक के, काफ़ी घूम के, काफ़ी कुछ थ्योरी सुन के और काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़ के आता है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो इशू जो आता है वो आता है कि एक्चुअल में ये बीमारी है क्या। जब तक वो डायग्नोज होता है तब तक 3 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम जो है वो गुजर चुका होता है। उसके बाद में उसको, पेशेंट को पता चलता है कि मैं उरुस्तंभ से पीड़ित हूँ। वैसे अगर अपन जो चरक संहिता की अगर बात करें तो भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं और अग्निवेश हैं, वो दोनों आपस में जो है वार्तालाप कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा विकार है जिसके कारण जो है शरीर में इस तरह की व्याधि होती है। तो उन्होंने क्या लिखा है उसके लिए कि मेदो विकार से बड़े हुए दोष शक्ति, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं, है ना। अब देखिए, उरु स्तंभ बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सीधा सा कि मेदो विकार से बड़े हुए जो दोष हैं वो शक्ति, है ना, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं। रोगी अपने पाँव को हिला और डुला भी नहीं पाता है ना। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग उरु स्तंभ जो है वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो ये खाली पहली लाइन जो है उसमें पूरा के पूरा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है डिफाइन हो गया है कि मेदो विकार से बड़े हुए दोष शक्ति, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं। रोगी अपने पैरों को हिला डुला नहीं पाता है, उसमें वेदना होती है। संचित आम, मेद और कफ से युक्त वायु पित्त को अभिभूत करके उरु प्रदेश में जाकर दोनों शक्तियों की अस्थियों को घने श्लेष्म से परिपूर्ण कर देता है, तो उरु जकड़ जाते हैं। रोगी अपने पैरों को कठिनता से उठा पाता है या पैरों में शून्यता का अनुभव करता है, तो इस रोग को उरु स्तंभ या आड्यवात कहा जाता है ना। अभी भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक रिजल्ट डाला था, तो किसी ने बीच में कमेंट किया था कि सर ये उरु स्तंभ और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक नहीं है। ये इतना सब जो बताने के पीछे एक रीज़न ये है कि सीधा सा आपकी संहिता में जो है वो उसके बारे में पूरा सीधा सा लिखा हुआ है। आप भी देखिए, मेदो विकार से बड़े हुए दोष शक्ति, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं, सीधा, है ना। और इसके अंदर में एक जो सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें प्लीज़ आप उसको पर्सनल इश्यू ना मानकर या बुरा मत मानिएगा। मैं इसमें एक सबसे जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ
कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसमें मैंने जो महसूस की है उसमें लिखा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इसके बारे में लिखा है, ये पंच कर्म से अप्रभावी रोग है। हे भगवान, हे पृथक, अपने पृथक पृथक एवं समस्त रूप से वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन, नस्य, इन पंच कर्मों का उपदेश किया है जो सभी रोगों की चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हे भिषक श्रेष्ठ, क्या कोई ऐसा भी रोग है जो दोषों से उत्पन्न होता हो और उसकी चिकित्सा करने में साध्य भी हो, किंतु उसे उक्त पंचकर्म जिसे दूर कर सकने में समर्थ ना हो? मैं फिर से नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको। पंचकर्म जिसे दूर करने में, है ना, जो है क्या हो, असमर्थ हो। ठीक है, ये तो हो गई अब शास्त्रोक्त बात, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब इसका जो है एक असाध्यता की जो श्रेणी है, उस श्रेणी में भगवान पुनर्वसु ने इसके बारे में विधान बताया है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे फिर से। तो सीधा सा प्रश्न, जब जिस रोग के बारे में ये बोल दिया गया हो कि ये उक्त रोग पंचकर्म निषिद्ध है या उक्त रोग में पंचकर्म का निषेध है ना। जी बिल्कुल चंदेल सर, आप जो कह रहे हैं सही है, उसमें बिल्कुल पंचकर्म का निषेध बताया है और सीधा लिखा है वमन, विरेचन और बस्ती, तीनों के बारे में। लेकिन जब सुनता हूँ कि मैंने वमन भी करवा लिया, मैंने विरेचन भी करवा लिया, मैंने बस्ती भी करवा ली, क्योंकि इसमें जो है निरु बस्ती का बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट नहीं आते, लेकिन अगर मेरी बात माने या शास्त्रों की अगर बात मानी जाए तो उसमें पंचकर्म पूरी तरह निषेध है। वहीं मेरे भगवान सुश्रुत की बात पे अगर मैं जाऊं तो उन्होंने इसे साध्य बोला है ना। देखिए, एक हमारे गांव में आपने एक विधा देखी होगी, है ना, कि जिसमें उंगली जो है वो डिसलोकेट हो गई या शोल्डर डिसलोकेट हो गया या नेक डिसलोकेट हो गई, तो कुछ गुणीजन लोग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उस उंगली को, उस कंधे को, या बहुत सारे लोग स्लिप डिस्क में भी उसको यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि उन लोगों ने एनाटॉमी नहीं पढ़ी होती है या वो लोग इस बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कहूँगा कि वो लोग सही तरीके से चिकित्सा करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि उक्त तरीके जो था वो हमारे कहीं ना कहीं पुराने आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, पुरातन आयुर्वेद से। देखिए, आज अगर आयुर्वेद का जो पुनरुत्थान नहीं हुआ या आयुर्वेद आज लोक हिताय या लोक सुखाय नहीं बन पाया, तो उसका एक कारण ये है कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो उसमें बहुत दोषी हैं। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैंने आज कुछ सीख लिया है तो मैं इसको आपको क्यों दूं, मैं इसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पेटेंट बना के चलाऊंगा। और मेरे दोस्तों, आयुर्वेद जो चिकित्सा है वो पेटेंट चिकित्सा नहीं है या पीढ़ी दर पीढ़ी में खाली चलाने वाली चिकित्सा नहीं है। ये जो चिकित्सा है ये पूरी सृष्टि के लिए है। क्योंकि आपने आयुर्वेद के इतिहास में सुना है, पढ़ा है ब्रह्म संहिता के बारे में, कि जब सृष्टि उपक्रम है, जब सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जो है आयुर्वेद के बारे में तो ऐसा जो है विधान उसमें आयुर्वेद के बारे में बतलाया गया था, है ना। तो मैं तो एक चीज़, मेरे पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी शिक्षा या बहुत बड़ा कुछ अलग से कुछ नहीं है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। और हाँ, गुरु के आशीर्वाद से एक बात भी मेरे जहन में आई है मुझे लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है कि मेरे गुरु कौन है ना। कुछ लोग ऐसे गुरुओं को भी मेरे नाम के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, सभी को प्रणाम करके सभी का आशीर्वाद लेने का जो विधान है मेरी संस्कृति ने, मेरे घर के संस्कारों ने मुझे सिखाया है। लेकिन मेरे जो गुरु हैं वो उत्तराखंड के थे, आदरणीय कृष्ण वल्लभ जी जोशी, और ये है आज ये 103 वर्ष की आयु पूर्ण करके लास्ट ईयर इनका जो है लक्ष्मी धाम को ये पहुंच चुके हैं। तो मैं कहना वही चाह रहा हूँ कि प्लीज़
मत जोड़िए हर किसी के साथ मेरा नाम, क्योंकि मैं किसी एक प्रोसेस पे या किसी एक कंडीशन में काम नहीं कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ सीखने आ चुके हैं वो यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कोई एक पद्धति या एक कोई पेटेंट चीज़ है वो यूज़ में नहीं हो रही है। देखिए, लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, तो आयुर्वेद में देखिए थोड़ा सा क्या है कि जब तक हम उसकी नाड़ी ना देख लें, उसके दोष दुष्ट ना देख लें, उसकी अवस्था ना देख लें, उसका काल भेद ना कर लें, तब तक कोई भी चीज़ का एक पेटेंट ट्रीटमेंट बनाना मुश्किल है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये स्लिप डिस्क का पेशेंट है, इसमें क्या करना है? अब हर पेशेंट को मैं अगर एक जगह अलाबू लगा के खून निकलवा दूं या ब्लड निकलवा दूं, रक्त मोक्षण करवा दूं, उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा जब तक उस पेशेंट को आप डायग्नोस करना नहीं सीखेंगे। मैंने एक पिछले वीडियो में एक बात कही थी, आज से 500 साल पुरानी एक जो बगैर एमआरआई के आप जो है स्लिप डिस्क या आपका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं बशर्तिया ये कहता हूँ और मैं ये करके दिखाता हूँ। आप ये रिपोर्ट मैंने लिखी है, ये रिपोर्ट अपने जेब में रखिए, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एमआरआई करवा के जाके देख लीजिए। अगर एमआरआई और मेरी रिपोर्ट में अगर चेंज आता है तो वो 6,000 या 10,000 की जो एमआरआई हुई है उसका पैसा मैं दूंगा। और ये मेरा कॉन्फिडेंस जो है ये मेरे घर से क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये पूरे आयुर्वेद की ही देन है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है जो मैं आज ये बात बोल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एमआरआई करवाइए और मैं एमआरआई की रिपोर्ट बना के देता हूँ। अगर उसमें चेंज आता है तो एमआरआई की कोर्स डॉक्टर चेतन शर्मा अपने जेब से देगा, है ना, पहली चीज़। अब आते हैं उर्व स्तंभ पे। तो देखिए, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में एक सबसे बड़ी भयावहता ये है कि इसके बारे में जो अमेरिका का जो रिसर्च पेपर है उनका ये कहना है कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज है। और आपने अभी आयुर्वेद में भी देख लिया कि इसकी कोई साध्यता नहीं है। लेकिन मेरे 76 जो पेशेंट हैं वो आज और उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज वो सभी सकुशल हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस असाध्य नहीं है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो नाड़ी शोधन पंचकर्म में है। नाड़ी शोधन पंचकर्म डॉक्टर चेतन शर्मा, वैद्य चेतन शर्मा द्वारा बनाई गई एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें उनका मेरे गुरु का आशीर्वाद से जो खुद के जो हैं छोटे छोटे से जो है बहुत छोटे से प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत मैं खुद स्वयं डायग्नोस करता हूं। जिस एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए HLA-B27 है ना, HLA-B27 जो है रिपोर्ट होती है, मैं उस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आयुर्वेद में कोई मैजिक नहीं है। आयुर्वेद एक अपने आप पे एक सत्य सनातन परंपरा का एक सत्य सनातन रूप है। बस ज़रूरत है मेहनत की। जो मैंने बोला है कि पसीना अगर सिर से टपकना चालू हो गया तो समझो तुम्हारा नाम का डंका बज गया। अब आते हैं पेशेंट का जो रिजल्ट के लिए जो बात कर रहे थे उसके ऊपर। ये पेशेंट अपने आप में स्पेशल है क्योंकि मैं इस पेशेंट को मैं भी टाल इसलिए रहा था, एक्चुअल में कोरोना चल रहा था। और पेशेंट जो है वो मेरे MP से नहीं था, ना रतलाम से था, ना उज्जैन से था, ना इंदौर से था। पेशेंट यूपी उत्तर प्रदेश के कानपुर से था। तो थोड़ा सा देखिए डर नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि मेरा हॉस्पिटल बंद कर चुका हूँ। उसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी, वो ये है कि जब मैंने बंद किया तो मेरे अपने लोग बोले थे कि ये हॉस्पिटल रन नहीं कर पाया इसलिए बंद किया। नहीं, आज फिर मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल जो था वो बंद मैंने मेरे गुरु के आदेश से किया था। मेरे गुरु का आदेश था कि बेटा हमको वो कॉपी नहीं करना है उन लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल खोलना गलत है, लेकिन बोले बेटा जितना तुम शोरूम बनाओगे उतना तुम एक्सपेंसिव होते जाओगे और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आप एक्सपेंसिव होगे। आज जिस चीज़ की चिकित्सा जिस पैसे में मैं कर रहा हूँ उतने में तो उसकी जांच भी नहीं होती है। अभी आपके सामने यादवेंद्र सर जो खुद ऑनलाइन हुए हैं, वो खुद एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक रिजल्ट उनने तो अपनी आंखों से देखा है। 15 साल पुराना एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सर आपको शायद याद होगा अपने ग्वालियर वाले जो भैया थे उनका। तो एक ऐसा पेशेंट जिसमें वो ना तो खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है।
एक ऐसा पेशेंट जिसकी ज़िंदगी अकेली की नहीं, उसके पीछे उसके माता पिता, उसकी अगर शादीशुदा है उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों की। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आदमी रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो कह रहा है आज मेरा बच्चा 5 साल का हो गया सर, मैं इस एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मेरे बच्चे को भी नहीं उठा पाया। आप देखिए उसकी भयावहता क्या होती है। एक ऐसा चलता फिरता इंसान जो एक रात को सोता है और सुबह उठ भी नहीं पाता है बिस्तर से, या एक ऐसा इंसान जो अच्छे से चलते चलते एक जरा सा कहीं पेन होता है, पेन के साथ में फीवर आता है और दूसरे दिन उसको लगता है कि ये अंग मेरा काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ऐसे रोगी को, जिसमें आयुर्वेद में सीधा लिख दिया पंचकर्म निषेध, उस रोगी को जब आप ठीक करते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है ना, वो यहाँ नहीं, वो यहाँ दिखती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं करता हूँ, करने वाला तो मेरा राम है, मैं तो एक छोटा सा उसका सिपाही हूँ, और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है जो आज मैं कर पाया हूँ। एक पेशेंट आया था, बोले सर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसको 2 लोग गोद में उठा के लेके आए थे। उस समय हॉस्पिटल हुआ करता था और हॉस्पिटल में जो थेरेपी रूम थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। तो उसको उठा के और लिफ्ट में लिया, लिफ्ट से उसको ऊपर लेके आए। जब ऊपर लेके आए तो उक्त रोगी जो है 22 साल का एक लड़का, 22-23 साल का, जो अभी नई नई जॉब में लगा था, एक मंडी में वो कुछ नीलामी विलामी में कुछ काम करने में लगा था, और उस नौकरी को 6 महीने होते हैं। और उसके बाद एक दिन उसको अचानक रात में कमर में दर्द होता है, वो पेन किलर खाता है और दूसरे दिन फिर वो चलना चालू करता है। तो चलते चलते उसको ऐसा फील होता है कि उसका पूरा पाँव खींच रहा है हिप के यहाँ से, और जब घर आके लेटता है तो उसको एक हल्का सा फीवर होता है। घर वाले समझते हैं फीवर है, उसको फीवर के लिए फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है पेन किलर का और एक फीवर के लिए। उसके बाद वो लड़का जो है 22-23 साल का लड़का, वो अपने सीधा खड़ा नहीं हो पाता, अपना सीधा, मतलब जैसे हम ऐसे लेटते हैं ना, सीधा खड़े होते हैं, ऐसे सीधा नहीं हो पाता है। तो वो पहली बार में क्या करता है, अपने शरीर को जैसे तैसे हिलाता है। वो बोलता है सर मेरा जो नीचे का बैक एरिया मुझे लग रहा है 1 क्विंटल का हो गया, ये मेरे से हिल नहीं रहा है, क्या करूं सर। फिर टाइम बीतता है, अब कंडीशन ये आ चुकी होती है कि वो फ्रेश होने के लिए भी अपने पाँव पे बैठ नहीं पाता है। एक 23 साल का लड़का, और आप सोचिए कितना भयावह वो कंडीशन होती है जिसमें वो अपने पाँव पे बैठकर फ्रेश भी नहीं हो पा रहा है। और उस माता पिता के लिए क्या कंडीशन होती होगी जब वो उस अवस्था में होता होगा। फिर वो मेरे पास आता है, आते ही सीधा सा एक ही आंसर, बोले सर मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मुझे किसी ने तारीफ़ की, मैं आपके पास आया हूँ। उसको गोद में उठा के लेके आते हैं, उसको मैं लिटाता हूँ तो वो सीधा लेट भी नहीं पाता है। मैंने बोला ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-B27 पॉजिटिव है, CRP लेवल बढ़ा हुआ है। तो उसके साथ जो अटेंडर उसके भाई होते हैं वो मेरा चेहरा देखते हैं, बोले सर ये आपने इतना इजी में बोल दिया, इसके लिए हम बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई भी घूम के आ गए सर। और बोले पुड़िया देने वालों ने तो बोला कि ये तो गठिया है। मैंने गठिया नहीं है, गठिया ये क्या होता है, गठिया मैंने गठिया नहीं है ये। मैंने बोला HLA-B27 पॉजिटिव एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसके साथ जो अटेंडर होता है मैं उनको बोलता हूँ आप एक काम करिए, आप नेट निकालिए और उसमें सर्च करिए एंक्लोजिंग यूट्यूब निकाल के, तब वो देखते हैं। बोले हाँ सर ये तो इसकी यही कंडीशन है, अब इसमें क्या करना चाहिए सर। मैंने बोला सब्र, भगवान पे विश्वास और सब्र। बोले सर ये ठीक हो सकता है क्या। इतने में वो लड़का जो है बीच में बात काटता है, बोले सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ठीक नहीं हुआ मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा सर, यहीं से ऊपर आपकी बिल्डिंग के छत पे से चढ़ के और यहाँ से। मैंने मेरे भाई मेरी कोई गलती हो तो मेरे को क्षमा कर यार, तू मेरे को क्षमा कर मेरे ऊपर। पर मैं उसे मजाक में ले रहा था, पर सच में जब उसकी बाहर गेट पे खड़ी माँ ये बात सुन रही थी और उसकी आंखों से जब आंसू बह रहे थे, सच में अंदर से बहुत फील हो रहा था कि यार भगवान ऐसी दिक्कत किसी को ना दे। अब हुआ क्या, उसको पहले दिन लिया,
दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया, 12 दिन तक थेरेपी चली। मैंने उससे 21 दिन मांगे थे। 13वें दिन 13वीं थेरेपी, वो बंदा लिफ्ट से नहीं 26 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया था। 26 सीढ़ियां, क्योंकि मेरे यहाँ क्या है, मेरे हॉस्पिटल में ये ऐसे ऐसे चढ़ाव बना हुआ था, ऐसे सीढ़ियां बनी हुई थी। तो वो 26 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया था। और वो जब ऊपर आया तो जो खुशी थी वो यहाँ थी। और मैं चाहता हूँ ये यहाँ नहीं, ये वहाँ भी हो। और ये देने की क्षमता आप में है, ये देने की क्षमता आप में है, ये आप कर सकते हैं। आप सोचिए, उस माँ ने जो आज भी अगर वो मार्केट में कहीं अगर आंटी दिखते हैं ना, तो वो गाड़ी रुकती है। अब तो वो 4x4 जीप चलाता है वो लड़का जो जिसको उठा के लाए थे, 4x4 रुकती है, मुझे रोका जाता है और उसकी माँ मुझसे मिलने आती है। और मेरा कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता है जिस दिन उनके यहाँ से कोई डिब्बा मिठाई का नहीं आता हो। ये है आयुर्वेद। देखिए, अगर मैं चाहता अगर पैसा ही कमाना होता तो ये एक छोटा सा कमरा नहीं होता, ये एक 3 मंजिला इमारत होती। लेकिन जीवन में जो कर्म के बदले में जो एक खुशी मिलती है, उस खुशी के बारे में मैं बता नहीं सकता। ऐसा ही एक केस ग्वालियर से आया था। डॉक्टर नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने रेफ़र किया था, वहीं आपके गवर्नमेंट मेडिकल जो कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ से रेफ़र हुआ था वो। और वो जब आया था, इसमें यहाँ 2 डॉक्टर्स जो हैं वीडियो देख रहे हैं, एक तो डॉक्टर राय सर और डॉक्टर यादवेंद्र सर, दोनों उस समय यही थे जब वो पेशेंट आया था। अगर आप पुराना वीडियो भी देखेंगे तो मैं वो भी शेयर करूँगा। उसमें उसकी जो कंडीशन थी, उसमें ये था कि वो जब पेशेंट आया था वो इस अवस्था में आया था। कैसा? ऐसा। और जब वो खड़ा तो हो ही नहीं सकता था, 15 सालों से वो ऐसे था। और जब वो बात करता था, हाँ सर, ऐसे, इस कंडीशन में। और जब उसकी गर्दन, तो मुंह जो था वो ये था कि अगर वो गर्दन आप उसको अपनी तरफ दिखाना है तो वो हाँ सर, ऐसे, ये कंडीशन में वो आया था। ये आप हाँ यादवेंद्र सर, वो चमत्कार कुछ नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब ऐसी कंडीशन में पेशेंट था कि उसको टच करने के लिए भी आदमी 4 बार सोचेगा, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ऊपर वाले का प्रताप देखिए, 45 डेज, ओनली 45 डेज। आज वो बंदा स्ट्रेट है और बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसका भी एक वीडियो बहुत जल्दी डलने वाला है। अब फिर से अपन आते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे। तो ये जो आजकल ये मोबाइल वाली जो लाइफ हुई है, एक तो ये, दूसरा हैवी प्रोटीन डाइट। हैवी प्रोटीन है ना, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हैवी प्रोटीन डाइट। जो लोग स्टार्टिंग में, बच्चे क्या होता है, 15, 16, 17 साल की उम्र में जिम जाना स्टार्ट करते हैं। एक उनके सिर में एक जुनून होता है, हम जिम जाएंगे, वहाँ हम कसरत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और उस चक्कर में क्या होता है कि वहाँ उनको रोटी सब्जी बंद करवा के, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जिम में अभी तक तो नहीं गया हूँ, जिम ना मैं जाने की इच्छा रखता हूँ। तो वहाँ पे एक सोच ये दी जाती है कि आप, हाँ जी सर, राय सर जी, आरिफ भाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय उनको एक सोच दी जाती है कि आप अगर प्रोटीन पाउडर लेंगे तो उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, आपका मसल जल्दी गेन करेगा और ये डोले बन जाएंगे आपके। मेरे दोस्तों, वो एल्गी है, एक प्रोडक्ट है, उसका नाम हर्बल करके है, आगे नाम नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं, जो आजकल वज़न घटाइए वज़न बढ़ाइए के नाम पे बहुत भयंकर तरीके से मार्केट में आयुर्वेदिक डाइट के बारे में नाम
पढ़ पढ़ के उसका वो क्या बनाते, शेक बना बना के लोग पी रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जो पिछले 2 साल से उसको ले रहे थे और आज उनकी क्या कंडीशन है ना। तो प्लीज़ ये एलगी फिलगी बिल्कुल सर, ये फिर से राय सर आपने सही बात बोली। बट सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैंने जितने भी ट्रीट किए हैं विदाउट मेडिसिन मैंने ट्रीट किए हैं, विदाउट मेडिसिन एक भी। हाँ, क्या सभी केस में ऐसे चमत्कार होते हैं सर? इसमें 80% का तो मैं बोलता हूँ कि 80% तो चमत्कार नहीं, 80% लोग तो सही होते हैं। कुछ 20% लोग जो होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा वो नहीं है कि जो 4 लोग अच्छे हुए उनके बारे में बता दिया और जो 2 लोग अच्छे नहीं उनके बारे में नहीं बोला। देखिए मेरी भी एक मेरा भी क्राइटेरिया है, असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए खून पसीना एक कर देता हूँ। और फीस तो आपको पता ही है, जो सर आप जो पूछ रहे हैं, उस फीस में खून पसीना एक करके जिस तरह से किसान अपना किसान अपना खेती करने में, अपने कर्म करने में अपनी पूरी मेहनत लगाता है, वैसे ये चेतन शर्मा, आप किसी भी पेशेंट से पूछ लीजिए, ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा कि वो मेरी फीस से या मेरे कर्म से सेटिस्फाई ना हो। एक बर्तन साफ करने वाली बाई भी मेरे यहाँ अपनी फीस पे कर पाती है, एक बर्तन साफ करने वाली बाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ। देखिए मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरी भी पीछे फैमिली है। फिर से आता हूँ मैंने एक भी मेडिसिन उसको नहीं दी और वो पूरी तरह से ठीक है। वैसे ही एक लड़का आया था, 18 साल का था, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था। वो लड़का भी आज मात्र 10 या 15 दिन आया था और उसमें आज वो बिल्कुल ओके है। अब होता क्या, देखिए स्टोरी तो सब सुनाते हैं, लेकिन ये ज़माना है लाइव का, है ना, जो दिखता है वो बिकता है। और आयुर्वेद को बार बार हमको प्रूव इसलिए करना पड़ता है कि आयुर्वेद समझने के लिए आयुर्वेद वाली समझ रखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ा आयुर्वेद का कोई दुश्मन है ना, तो वो आयुर्वेद वाला है। क्योंकि एक अगर करेगा तो 4 मेंढक उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, है ना। और एक वो सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली कुछ 10-12 लोग हैं, उनके तो अंदर ऐसा भरा हुआ है, मैं सीनियर बाकी जूनियरों को कुछ नहीं आता है। मेरे दोस्तों, सीनियर तो आदमी बाल सफ़ेद होने पे भी हो जाता है, सीनियर तो बाल सफ़ेद होने पे भी हो जाता है। कर्म करके सीनियर बनो, बड़ा दिल रख के सीनियर बनो, है ना। ये छोटे मोटे संगठन खड़े करके जो समझदारी आप दिखा रहे हो, बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ सारे संगठन, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक भी संगठन मत रखो, सब संगठन बंद करो। या तो सब संगठन का एक विलय कर दो, या ये संगठन की राजनीति, ये संगठन का घटियापन छोड़ दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये संगठन इस आयुर्वेद को डुबाने में ये संगठन ही है। और 10-12 मूर्खों के संगठन से या 20-25 मूर्खों के संगठन से किसी आयुर्वेद का भला नहीं होने वाला है। वो 1939-40 में जो बना हुआ बिल आज भी हमारे सिर पे थोपा हुआ है, वो इसलिए नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं, उनका नाम लो, उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है एकदम से। अरे यार सर, आप तो हमको बोलते हो हर बार में हम गवर्नमेंट जॉब वाले जिम्मेदार हैं। मेरे भाइयों, आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं। सर, ये एलिफेंटाइटिस के लिए मैं बहुत जल्दी एक पूरा सेशन करूंगा और वो भी मैं आपको बताऊंगा और थेरेपी भी मैं आपको बताऊंगा। तो छोड़ दीजिए ये राजनीति। मूर्ख आप किसी और को नहीं, मूर्ख आप बन रहे हैं। 10-12 बेवकूफ़ इकट्ठे होकर अगर एक दूसरे को हार पिना दें, माला पिना दें, दुपट्टा डाल दें, हैं, अपने क्लिनिक पे काम करने वाले 4 लोगों को खड़ा करके ताली बजा दें कि हाँ आज इनके कारण आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, उससे आयुर्वेद नहीं बढ़ेगा। उसके लिए एक संगठन, एक मंच और एक विचारधारा करनी पड़ेगी और नेतृत्व करना पड़ेगा। अरे लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन नेतृत्व करने के लिए एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए संगठन का होना ज़रूरी है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसके पास जो भी संगठन की सदस्यता है, साला इस्तीफा लिखो और दे दो। भैया ये 4 दिन में काम नहीं करा पाया, मैं इस्तीफा दूंगा और फेसबुक पे डालूंगा, मैं फलाने संगठन से जुड़ा हुआ था, इस संगठन को मैंने काम करने का बोला, ये काम ये संगठन नहीं कर पाया, मैं इस्तीफा दूंगा। मैं भी एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मुझे बहुत पीसा जाता था ऐसे, सर क्या हुआ आप तो काम नहीं कर पाए,
अरे यार मेरे पास कोई जादू की झंडी है जो घुमाऊंगा और काम हो जाएगा। फिर मैंने हमारे संगठन के मालिक से पूछा, मालिक ये काम होगा क्या? मालिक बोलते हैं भैया तुम अध्यक्ष हो, अध्यक्ष बन के रहो, नहीं होगा, है ना, हाँ नहीं होगा काम। तो मैंने उस दिन हाथ जोड़ लिया, भैया हम भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये लो इस्तीफा, सॉरी। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मेरे पेशेंट हैं जो, वो अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे, थोड़ी सी मजाक भी हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी कुलदीप बघेल नाम है। कहाँ से हो? जी कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश से। कैसे पता चला मेरे बारे में, और क्या सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसके बारे में बताओ। प्रॉब्लम सर यही थी कि मुझे रीढ़ की हड्डी में यानी, और आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, मैं ये और बैक पोर्शन में काफ़ी पेन होना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल पेन है। फिर हमने पेन किलर लिया तो सही हो गया, 2-3 दिन में सही हो गया। फिर वो पेन आया तो 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बट पेन किलर से सही हो जाता था। फिर अचानक एक बार ऐसा, अभी लॉकडाउन में मैं बुरी तरीके से सर जो है पूरा बेड पे आ गया, बहुत सीवियर पेन होने स्टार्ट हुआ। फिर मैंने बुक्स में देखा काफ़ी, तो मुझे ये बच्चा जो है, आप वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चा जो है ये खुद एक बीएमएस का स्टूडेंट है जी, है ना। तो बताइए। तो फिर हमने काफ़ी अध्ययन किया, उसमें देखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, स्लिप डिस्क, कोई सियाटिक नर्व कंप्रेशन, तो कुछ समझ नहीं। फिर मैंने और देखते गया, अध्ययन करते गया और यूट्यूब पे देखते गया, तो जो मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, तो मुझे लगा उसमें HLA-B27 का क्यों ना एक टेस्ट करा लिया जाए। तो उसको हमने टेस्ट कराया तो उसमें निकला मुझे पॉजिटिव आया। तो हमने कुछ नहीं, कहीं नहीं गया, बस सर से बात किया। सर को मैं बहुत पहले से जानता था और मैं सोचता था कि सर से कभी मिलेंगे, बट मुझे तत्काल मिलना पड़ गया मुझे इस पेन से ही। और सर के पास मैं तुरंत आया, कॉल किया सर को, तो बोले सर आ जाओ, बस चला यहाँ पे। आज कितने दिन हुए हैं तुमको और क्या कंडीशन है? अभी समथिंग मुझे 17 यानी 17 थेरेपी हो गए। तो अभी मुझे एकदम 70 से 80% रिलीफ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे नहीं, थोड़ा सा स्टिफनेस है पर धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं विश्वास के साथ आया था कि मुझे तो सर से ही इलाज करवाना है। मैं कुछ लोग थे मुझे वहाँ एडवाइस किए, वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे दूसरी जगह लेके गए, लेकिन मैं छोड़ छाड़ के सर के पास आया और सर अंततः यहाँ फाइनली मैं सही हो गया। क्या कंडीशन थी जब ये बीमारी हुई थी? तब क्या आप कौन कौन से काम कर पा रहे थे और कौन से काम नहीं कर पा रहे कुछ थे? नहीं, जब अभी लॉकडाउन में मैं पूरे बेड पे लेट गया, मैं उठ ही नहीं पाता था, कुछ काम नहीं कर पाते थे, यहाँ तक पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। ऑनलाइन क्लास चलती थी तो भी पढ़ने के कोई इच्छा ही नहीं थे, क्योंकि इतना सीवियर पेन हो रहा है तो कहाँ पढ़ने में मन लगेगा। सुन रहे हैं आप, थे सबसे बड़ी तो ये लड़का बेड से उठ नहीं पा रहा था जब यहाँ आया। लॉकडाउन में ये लड़का कैसे यहाँ तक पहुंचा मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी तक इससे नहीं पूछा है। बहुत स्ट्रगल किया हूँ है ना? आने के लिए। आप सोचिए, जहाँ लॉकडाउन में आदमी को लोग टच नहीं कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं, एक दूसरे स्टेट से लड़का आया था और वो अपने मन में सिर्फ एक ही चीज़ लेके आया था, मुझे सर से ट्रीटमेंट करवाना है। और सर ने ट्रीटमेंट किया। आप सुन रहे हैं 17 थेरेपी, जिसमें दिन में 2 थेरेपी हुई है ना, लगभग 10 दिन का टाइम हुआ है ना। तो आज क्या कंडीशन है अब तुम्हारी? थोड़ा सा आप वॉक करके दिखाइए। सही, मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 पॉजिटिव है। बेटा नीचे झुक के दिखाओ, आगे से कितना झुक पाते हो। HLA-B27 अगर आपने देखा होगा, ये देखिए बेटा, आज हुआ है ये ना, अभी कितना आ रहा था, कल तक कितना आ रहा था तुम्हारा, यहाँ तक आ रहा था, है ना। अब देखिए, जो बच्चा बिस्तर से उठ नहीं सकता था, ये रिजल्ट मेरा नहीं, ये रिजल्ट उस आयुर्वेद का है, उसकी देन है। और दूसरी चीज बेटा, थोड़ा सा पाँव ऊपर उठा के देखेंगे, ये देखिए, ये HLA-B27 पॉजिटिव है ना, ठीक है। गर्दन, लोग कहते हैं गर्दन में मूवमेंट नहीं आता है, गर्दन घुमाइए बेटा, कोई दिक्कत। देख रहे हैं आप, ये HLA-B27 पॉजिटिव है। रिपोर्ट भी मैं आपको इसी पे पोस्ट में भी मैं आपको डालूंगा। ये देखिए बेटा, एक बार थोड़ा सा जंप करके दिखाओगे ऐसे ऊपर? हाँ,
कोई दिक्कत बेटा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत है ना। अभी कितना चल रहे हो आप पैदल? नहीं। 1 से 1.5-2 किलोमीटर डेली चलते हैं। 2 किलोमीटर डेली पैदल, है ना। और आए थे तब क्या कंडीशन थी मेरे पास? मैं विदाउट पेन किलर के चल ही नहीं पाता था बिल्कुल भी, है ना। ये विदाउट। अब आज आपको मैं वही जो मैंने बात शुरू की थी कि आयुर्वेद की वो विधा जिसको बुला दिया गया और उसको फिर आगे चल के कायरोप्रैक्टिस या क्रैकिंग का नाम दिया गया, उसका एक छोटा सा सेशन जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। रही बात परिणाम की, तो हर बार की तरह परिणाम आपके सामने है, ठीक है। अब वो मैं आज आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहा था इस ट्रीटमेंट में, वो थी कायरोप्रैक्टिस, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे आयुर्वेद में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। मेरे दोस्तों, जो आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं वो वस्तु तो आयुर्वेद नहीं है ना। फिर से कह रहा हूँ, वो आयुर्वेद नहीं है। हर बार उस आयुर्वेद के साथ तोड़फोड़ की जा रही है और हर बार आयुर्वेद के ओरिजिनल आयुर्वेद को हर बार तोड़ा जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड कोर्स वाले हैं और आज जो न्यू कोर्स है आप उसमें देखिएगा, उस ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में जमीन आसमान का अंतर है ना। उसमें मॉडर्न इतना भर दिया गया है, बिल्कुल अमित वैष्णव सर स्वागत है आपका। उसमें मॉडर्न इतना भर दिया गया है कि जो ओरिजिनल आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो सब धीरे धीरे हाइड होती जा रही है, क्योंकि बच्चे को इतना ज़्यादा लेवल का पीडियाट्रिक्स दे दिया है ना। ओप्स और गायनिक इतना दे दिया है कि बच्चा ओप्स और गायनिक और पीडियाट्रिक्स पढ़ने के बाद उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो आयुर्वेद की चरक संहिता या सुश्रुत संहिता पढ़े। और ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। डायरेक्टर भले हमारे हैं आयुर्वेद के, लेकिन मैं भी उनसे खफा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट जो है, हाँ, वो ट्रीटमेंट, वो मेडिसिन, वो चिकित्सा, उस पर फोकस नहीं है। चल अंदर चल, टी शर्ट उतार, मैं आई रहा हूँ, है ना। उस पर फोकस नहीं है वो। और मॉडर्न इतना पढ़ाने के बाद जब आप मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं करवा सकते तो इतना मॉडर्न भर के क्या करेंगे, है ना। गले गले तक आपने मॉडर्न दे दिया है, लेकिन मॉडर्न प्रैक्टिस आपको अलाउ नहीं है, तो उस प्रैक्टिस का कोई औचित्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोगों को उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। मैं तो सबसे बड़ा विरोधी हूँ। मेरे बारे में तो लोग बोलते हैं मैं वामपंथी हूँ, सेक्युलर हूँ। मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ। और आयुर्वेद के प्रति मेरी जो है पराकाष्ठा क्या है वो मेरा हृदय जानता है और मेरा भगवान जानता है। मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी आदत है बोलने की, और मैं तो बोलूँगा, उससे मुझे कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो, मैं बोलूँगा। मैंने आज भी डाला है, मेरे हर 2 घंटे में मेरी आईडी जो है वो हाइड हो जाती है, उसको उड़ा दिया जाता है, पर ऊपर वाले का पराक्रम है, फिर से नीचे आ जाती है। मैं सच के लिए लिखा था, सच के लिए लिखूँगा और सच के लिए लिखता रहूँगा। एक वो जो मैं आपको कायरोप्रैक्टिस का जो एक सेशन का जो कह रहा था, वही सेशन मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें देखिए, ये जो पूरा सेशन होता है, एक्चुअल में मैं एक चीज़ आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा उसके बारे में, कि जो उरु स्तंभ होता है उसमें क्या होता है कि जो उरु प्रदेश का एक साइड जो है स्टिक हो जाता है, मतलब वो एक साइड का जो एरिया है वो ऊपर की साइड उठ जाएगा। अब ये तो क्या, बच्चा ठीक हो चुका है, बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक साइड का जो एरिया है डिफरेंस ये रहेगा, वो एक साइड पूरा खींचा हुआ रहेगा, और ये जो दोनों शोल्डर रीजन, अब तो इसके पूरे बच्चे के ओपन हो चुके हैं, वो शोल्डर रीजन जो है वो ऐसे रहेगा। कैसे? ऐसे, एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे, और ये रहेगा ऐसे ऊपर उभरा हुआ, ये वाला। इस पोस्चर में आदमी आता है पहली बार। फिर क्या होता है, वो पहली चीज़ तो प्रॉपर लेट ही नहीं पाता है। आज ये बच्चा जो लेटा है, पहले दिन बेटा कैसे लेटा था तू? लेट नहीं पाता था, दिक्कत होती थी। पहले दिन लेट नहीं पाता था, ऐसे बहुत दिक्कत होती थी सर। ये बच्चा सीधा, फिर से सुन लीजिए आप बेटा, तुम लेट पाते थे? नहीं, बहुत दिक्कत होती थी लेटने में दिक्कत होती थी, है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो पाँव के दोनों एरिया होते हैं, इन एरिया में एक पाँव छोटा हो जाता है और एक पाँव बड़ा हो जाता है। ये एवियन में भी होता है, क्योंकि उसमें भी नेक्रोसिस में भी यही कंडीशन बनती है और इसमें भी यही कंडीशन बनती है। ये जो एक पाँव है ये एक छोटा और एक बड़ा, है ना। फिर दूसरा, अगर आप पाँव को देखोगे तो अब ये बच्चा नॉर्मल हो चुका है, उसमें पाँव में क्या होता है, ये जो पाँव है ये ज़मीन से 4 अंगुल, किसी में 2 अंगुल ऊपर होते हैं, वो प्रॉपर ज़मीन पे भी नहीं जा पाते हैं, है ना।
बेटा एक बार भुजंगासन लगा के दिखाओ। ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का वो बच्चा है जो नीचे लेट भी नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं हो पाता था। ये देखिए भुजंगासन लग रहा है पूरा, है ना बेटा? कोई दर्द इसमें आपको? नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं है। दूसरी चीज, अब आपको मैं एक एक पाँव उठवा के दिखाऊंगा। बेटा एक एक पाँव उठाओ। देख रहे हैं आप, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें यहाँ इन्फ्लामेशन होने के बाद पुरु शक्ति प्रदेश में जो है स्फिग हो जाता है और ये पूरा जम जाता है, ये पूरा जम जाता है। आप देखो ये बच्चा कितना पाँव उठा पा रहा है। उठा बेटा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बच्चा आप देख रहे हैं कितना ऊपर पाँव उठा रहा है। बेटा आगे हाथ रख के, है ना? अब आज एक थोड़ा सा मूवमेंट और मैं आपको दिखाता हूँ इसका, है ना? उठाइए इस पाँव, ये देखिए ये पाँव उठाया। अब बताओ कोई एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को इस तरह उठा के बता दे। चैलेंज मेरा चैलेंज, HLA-B27 पॉजिटिव पेशेंट को कोई ऐसे उठा के बता दे। ठीक है बेटा, करवट ले लो। अब मैं आपको जो इसमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ बता रहा था वो बता रहा था कायरोप्रैक्टिस। उसमें हम क्या करते हैं, उल्टे हो जाओ, फिर से उल्टे हो जाओ बेटा, पूरे उल्टे हो जाओ। ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया थोरेसिक वाला जो एरिया है ना, ये पूरा जो होता है ये स्टिफ हो जाता है। और स्टिफ होने के कारण क्या होता है, इस बच्चे को भी यहाँ बहुत सीवियर पेन था। कैसा पेन होता था बेटा? यहाँ बहुत सीवियर पेन था। क्या होता था? सांस लेने में क्या कंडीशन आती थी? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी गुरुजी, है ना? पूरे दिन ये बच्चा जो है प्रॉपर सांस भी नहीं ले पाता था, है ना? तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा थोरेसिक का एरिया है, इसकी जो वर्टिब्रा है उसमें क्या था, ये सारी स्फिग हो गई थी। और ये जो आज ये मैं पकड़ पा रहा हूँ ना, ये पकड़ भी नहीं सकते आप, ये वाला एरिया, है ना? ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके डायग्नोस पे। तो वो मैंने जो बताया, इसमें आप अभी भी अगर देख रहे हैं गौर से, अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया इसका पूरा डेवलप था और ये पूरा उठा हुआ था, इतना ऊपर उठा हुआ था। अभी भी ये हल्का सा जो है उठा हुआ है, ये वाला एरिया। और जब यहाँ अगर मैं पहली बार मैंने क्रैक किया था, क्या हुआ था? तुम्हारी सांस ही लग रहा था चली गई, सांसें चली गई, है ना? सांसें चली गई, है ना? ठीक है, अब मैं इसमें आपको जो कायरोप्रैक्टिस के लिए जो बता रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल पकड़ना है ना? ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा था, इसमें मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। जब भी आप इस तरह का जब करते हैं तो उसमें नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, उसमें हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा किस साइड मूव कर रहा है ना? ये वर्टिब्रा जैसे इस साइड मूव कर रहा है। तो इसमें जो कायरोप्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, इसको अंदर की साइड खींच के और क्रैक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपने ये एक छोटा सा कुछ भी नैपकिन या टॉवेल लेना है ना? ये है ना, पंखा बंद करता हूँ, आपको इसका साउंड भी सुनाई देगा। नीचे पास में ले आएंगे, देखिएगा। हाँ, गर्दन सीधी रख बेटा, ये ठीक है। एक ये होता है। अब इसमें क्या हुआ, ये पूरा के पूरा जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट था बोन का, है ना? ये है मैनिपुलेशन, जिसमें क्या हुआ, ये वाला एरिया जो है ये ऊपर की साइड उठा हुआ था और ये एरिया नीचे की साइड था। हमने क्या किया, इसका एडजस्टमेंट कैसे किया, इस एरिया को जो नॉर्मल है इसको इस साइड खींचा और इसको हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे मूव करके, ये है ना? ठीक है, अब हम आते हैं लंबर पे, है ना? बेटा करवट लो, आप उधर आ जाइए, है ना? इसमें आपने क्रिस लियोंग करके हैं मलेशिया के, वो एक सेशन मैनिपुलेशन का जो होता है उसका जो चार्ज होता है उनका शायद $200 या ऐसा कुछ होता है, 200 या $400 होता है ना? और ये मैनिपुलेशन जो है ये मेरे भारतीय सभ्यता में हमारे भारत से निकली हुई पैथी है, हमारे भारत से निकला हुआ ज्ञान है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो वही बात है कि जब योग से योगा और जब भोग से भोगा बनता है तभी हम उसको पहचानते हैं। थोड़ा क्लोज ले आएंगे। अब इसमें आप देखिएगा और पास में लाएंगे, इसमें क्या हुआ कि ये जो स्पाइन है ये पूरे कर्वेचर में आ गई है ना? अब हम क्या करेंगे, इसके वर्टिब्रा देखेंगे कौन सा वर्टिब्रा जो है वो फ्लुएंसी से बाहर है। अब अभी इस बच्चे का ये वाला वर्टिब्रा
और ये पैनिक है, ये यहाँ इसको दर्द है बेटा, दर्द, हाँ ये आया है ना। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप इस चीज़ को करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, जब तक बिना गुरु ज्ञान ना होए, है ना, जब तक कोई गुरु न है, इसको आप प्रैक्टिस में करने की या प्रैक्टिस में लेने की कोशिश ना करें। ये देखिए, आप इसको जो एरिया आपको क्रैक करना है उसको पास में लेके आएंगे पूरा, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, थोड़ा क्लोज ले आएंगे, एक साउंड सुनिएगा आप, साउंड आएगा, पास में ले आइए और पास में ले आइए और पास में ले आइए, हाँ यस, है ना, ठीक है। अब इस करवट पे आएंगे और ये जो, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इस करवट पे आप उधर जाओ, है ना, ठीक है। फिर से वही पोस्चर, फिर से हम वही चीज करेंगे, पास में ले आएंगे, है ना, वही वाला एरिया फिर से लेंगे, ठीक है। ये जो बैकबोन का जो एरिया है फिर से वही देखेंगे, लंबर वाला, ये यहाँ रखा। अब कुछ लोग बोलते हैं ये आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा नहीं है, शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा जो श्रुति में जो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, मैंने जिनसे सीखा है वो 7वीं पीढ़ी में इस ज्ञान को लेकर आए थे, और मेरे जो गुरुदेव थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो मैं उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ। देखिएगा, थोड़ा क्लोज लेके आएंगे और क्लोज लेके आएंगे और क्लोज लेके आएंगे और क्लोज लाइए। अब आप साउंड सुनिएगा, यस, ये है ना, सीधे लेट जाएंगे और पास में लेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, सिर्फ रक्त मोक्षण से कोई बीमारी पूरी ठीक नहीं हो सकती है, रक्त मोक्षण से आप बड़े हुए दोष। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ आज, नहीं कि जो आपका रक्त जो दोष है, चतुर्थ दोष माना है सुश्रुत ने, वो क्यों माना है, उसका कारण यही है, जब खाली पित्त को समझ के पित्त को शांत करने से रक्त में बढ़ा हुआ दोष कभी शांत नहीं होगा। उसके लिए उस रक्त का वहां से आपको अवसूचन करना पड़ेगा, वहां से उस रक्त को हटाना पड़ेगा। अब और पास में आएंगे, ये देखिएगा, इसमें भी वही, फिर सर्वाइकल के जो सारे वर्टिब्रास होते हैं, है ना, ये इसमें एक पेशेंट के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि यहाँ स्वेल हो जाता है और ये जबड़े से खाने और चबाने में भी उसको दिक्कत आती है ना, और ये वाला जो एरिया है वो बहुत स्टिफ हो जाता है, ये और ये, है ना। यहाँ जब आप प्रेस करेंगे ये वाले एरिया पे, ठीक है, गले के बिल्कुल पास वाला एरिया, ये जो गर्दन में मूवमेंट नहीं आता है वो मूवमेंट यहीं से ख़त्म होता है। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, ये पूरा एरिया जो है ये, और उसमें भी ये वाला जो वर्टिब्रा है, इसके कारण बहुत बार ये हायोइड बोन भी इसमें स्टिफ हो जाती है और आदमी बोलने में भी थोड़ा सा तुतलाता है या बोल नहीं पाता है। ये वाला एरिया बहुत स्टिफ होता है, ये और इसी के कारण, इसी स्टिफनेस के कारण ये जो पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। बेटा, क्या गर्दन की क्या कंडीशन है बताओ, गर्दन मूवमेंट करके? गर्दन सही है, गर्दन में नहीं पेन, सही है ना, गर्दन में कोई पेन नहीं है। आज इस बच्चे को गर्दन में, मैं ये बोल दूं, 1% भी पेन नहीं है, 0.1। जी है ना, एक मिनट है, मतलब जी बिल्कुल नील है, कोई पेन नहीं है गर्दन में, है ना, कोई पेन नहीं। पकड़ेंगे, ये फिर से मैं लूंगा, देखिए अब आप, है ना, मैं आपको चाह रहा हूँ थोड़ा आप सीखें। इसको यहाँ से डाला और इसको इस साइड से डाला, है ना, और इसको ये कंडीशन में पोस्चर बनाया। थोड़ा क्लोज ले लेंगे भैया, वो बिल्कुल क्लोज ले लीजिएगा। अभी एक साउंड सुनिएगा, और क्लोज ले लीजिएगा, और क्लोज ले लीजिएगा, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर लाइए, ये ठीक है, बस आजा बेटा, चेंज कर ले। हाँ, एंड्रयू फ्लिप करके हैं, एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट, लेवल 1। आज वो पूरे दुनिया में उनका लोहा है उसके लिए। लेकिन ये जो पद्धति है, ये पद्धति मेरे इंडिया में आज से नहीं, बरसों पुरानी चली आ रही है। एक्चुअल में क्या है, हमको समावेश करना है उस समय का और इस समय का। अगर ये समावेश आप कर गए और अगर सही गुरु आपको मिल गया, तो मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती है। देखो, निकलना तो निकल बेटा, हाँ ठीक है, हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आयुर्वेद में
हर पद्धति में हर चीज़ का जो है चिकित्सा है, और वो चिकित्सा आपने देखी है और मैंने देखी है और मैंने की है, आप भी कर सकते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर एक जो दिमाग में हुआ बना हुआ है लोगों के, क्या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं हो सकता, आप जिसमें पंचकर्म निषेध है इसलिए ठीक नहीं होगा, आप ये सोच छोड़ दीजिए। बगैर पंचकर्म के भी 32 ट्रेडिशनल इंडिया की 32 थेरेपियाँ जो हैं वो इतनी पावरफुल है, इतनी एक्टिव है। आज एक छोटा सा ज्ञान और मैं आपके साथ, जो नाड़ी मैंने इसमें वर्ड जोड़ा है उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। नाड़ी शोधन एक्चुअल में क्या है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में आपने सबने पढ़ा है, लेकिन हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि ईडा इधर है, वहाँ में दक्षिण है, पिंगला ये है वो है। लेकिन ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के साथ जो षट चक्र हैं उनका एक्चुअल में हमारी लाइफ में क्या लेना देना है ना, वो चीज़ हमने कभी भी नहीं पढ़ी, या हमको किसी ने पढ़ा ही नहीं, या वो ज्ञान जो था वो हाइड कर दिया गया। योगिक साइंस के नाम पे हमारी बहुत सारी चीज़ों को हमसे अलग कर दिया गया। प्राणवायु का संचरण जीवन है और प्राणवायु का अंत ही मृत्यु है। इन 60 चक्रों के अंदर आपने अगर पढ़ा होगा कि सहस्त्र दल है ना, किसी में 4 फलक हैं, किसी में 64 फलक हैं। तो ये फलक है क्या, या ये जो दल है ये दल है क्या, इसके बारे में कोई ज्ञान ना तो आपकी किसी संहिता में, फिलहाल मैं संहिता के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ संहिता में ज्ञान नहीं है, लेकिन आज का जो उद्धरण है उसमें संहिता में कहीं भी नाड़ी के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। उसमें बिल्कुल यादवेंद्र सर, आरिफ भाई वाला केस तो मैं डालूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा केस है, वो खुद आएगा तब मैं डालना चाह रहा हूँ। तो उसमें कहीं भी उद्धरण नहीं है कि नाड़ी में क्या लेना देना है, उस चक्र का क्या लेना देना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राणवायु का संचरण बना रहा हूँ, सीधी चीज है ना। आजकल वो कपिंग थेरेपी के नाम पे फटाके फोड़ रहे हैं लोग, वो सिंगल थेरेपी नहीं है। कुछ गन से खींच के खून निकाल रहे हैं, वो सिंगल थेरेपी नहीं है मेरे दोस्तों। ये जो 2000, 5000, 20,000 के नाम पे जो अलग अलग कोर्स करवा रहे हैं, जो ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद ऑनलाइन सीखने वाली चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्योंकि आज मैं ईडा, पिंगला, सुषुम्ना का अगर कार्य आपको बताऊं, या 60 चक्रों का जो निरूपण है, आपने सिर्फ निरूपण पढ़ा है, निरुक्ति पढ़ी है, लेकिन वो वर्किंग क्या करते हैं वो नहीं बताया गया, और वो गुरु ज्ञान से ही मिलेगा। उन दलों के अंदर प्राणवायु की ऊर्जा होती है ना, और वो ऊर्जा में मैं अब ये बोलूँ कि आप तो नाड़ी हाथ में देखते हैं, मैं नाड़ी पाँव में देखता हूँ, फिर वही आश्चर्य होगा, कैसे आप कैसे देखते हो, ये तो आयुर्वेद में लिखा नहीं है। आपको अगर नाड़ी में नाड़ी की स्थिति अगर देखनी है तो वो आपको पाँव में दिखेगी, और पाँव के अलावा कहीं भी वो नाड़ी की स्थिति जो है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ने सिलेबस छोटा कर दिया है, मॉडर्न को रख दिया है, बिल्कुल निपटाने की तैयारी है। तो आपको ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, मैं इसके ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ, वो आखिरी समय में चल रही है, वो कंप्लीट होते ही मैं जो ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, अष्ट चक्र जो है, षड चक्र जो है, और जो सहस्त्रार चक्र जो है, उसके बारे में मैं वो पूरा वर्णन उस बुक में करूँगा। और पब्लिकेशन से भी बात हो चुकी है, बहुत जल्दी वो बुक मार्केट में आने वाली है, और बहुत जल्दी ये जो रहस्य बना के जो अभी तक रखा था, उस रहस्य का जो रहस्योद्घाटन उद्घाटन है वो मैं करूँगा। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास बहुत छोटा सा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान इतना है और इतना काफ़ी है कि अगर आप उसको ईमानदारी से अगर उसको अपना सकें, या अपना के उसको आगे कर सकें, तो फिर वो कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल पैसा बनाना है लोगों को। और मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, नीयत साफ रखिए, पसीना निकालिए, फिर देखिए कैसे आदमी खुश नहीं होगा, आदमी कैसे ठीक नहीं होगा। आयुर्वेद में पंचकर्म निषेध बोल दिया मतलब चिकित्सा खत्म नहीं है, पंचकर्म के बाद भी बहुत कुछ है। और मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ जिसके लिए मेरा हर जगह मजाक उड़ाया जाता है, नाड़ी शोधन क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, ये नाड़ी जो है ना, ये भगवान शिव का दिया गया ज्ञान है, और इसको जो आपके रावणकृत जो आपकी संहिता है उसके अंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्योंकि नाड़ी संहिता के बारे में, नाड़ी का जो सबसे बड़ा प्रकांड पंडित है वो हमारे रावण है, और रावण संहिता के बारे में इतना कोई उद्धरण जो है हमारे यहाँ पढ़ने को नहीं मिलता है। लोगों के पास है रावण संहिता, लेकिन रावण संहिता में कहीं भी इतना, जो अभी की रावण संहिता है उसमें चिकित्सा को लेकर कोई भी बात जो है इतना क्लियरली नहीं बताई गई है।
तो मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा और हर रहस्य से, हर तकनीक से जो है कुछ ना कुछ नया जो है सीखने का है। और मैं तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ, हम मिल के सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। दरवाज़ा लगा दो। हम नया करेंगे और ना डरेगा। ये आयुर्वेद ना डरने वाला है ना हारने वाला है, ये आयुर्वेद लड़ने वाला है। और ये परिभाषा हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे, है ना। तो फिर से मिलूँगा किसी एक वीडियो के साथ, कोई ऐसा ही कुछ कारनामा करते हुए। अब ये मेरे लिए तो एक तरह से ये हो गया कि दिन भर अगर मैं वीडियो डालूं तो दिन भर के 22-25 वीडियो भी मैं डाल सकता हूं। लेकिन बात हुआ है वीडियो, अब वो वीडियो का भी कुछ मेरे ही शिष्यों ने मजाक बना दिया है। मजाक इसलिए कि 2 सेकंड में ठीक हो गया, 2 मिनट में ठीक हो गया, ये आवाज़ चली गई थी, आवाज़ आ गई। देखो भाइयों, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये चिकित्सा है, इसको चिकित्सा बन के ही रहने दीजिए, है ना। आवाज़ 2 मिनट में अगर ऐसे आवाज़ आती तो आपको एक बड़े से मंच पे मैं खड़ा करता हूँ, 50 जो बेजुबान लोग हैं उनको लाइन में लगाता हूँ, आप लाइन में लगा के उन आवाज़ आने वाले लोगों की आवाज़ ला के दिखाइए। मत खेलो यार। एक वो कल भी मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक मेरा ही जो मेरे अंडर में इंटर्नशिप करने वाला एक लड़का है जो 7,000, बात 7,000 की मेडिसिन की नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे ज्ञान भी दिया कि बोले सर 7,000 की मेडिसिन दे रहा है तो क्या हुआ, वो वहाँ तो 20,000, 25,000, 50,000 में ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो चिकित्सा कर रहे हैं उससे आगे चल के आयुर्वेद का नाम रोशन हो, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन अगर आयुर्वेद का कोई नाम बदनाम करेगा वो मेरा दुश्मन है। आयुर्वेद का नाम बदनाम करने वाला मेरा दुश्मन है। ये बच्चा भी यही था जिस समय उस इधर उस जो महिला थी जिनके बारे में मैंने बात की है, बेटा उन्होंने क्या बोला आयुर्वेद के लिए सीधा सा उठा के? उन्होंने बस ऐसे कहा सर आप आयुर्वेद मेडिसिन तो नहीं देंगे, सीधा आयुर्वेद मेडिसिन मत दीजिएगा क्योंकि उससे मुझे और प्रॉब्लम हो गई थी, वो है ना। बस वो यही बोल रही थी दीदी जी, है ना। ये उस समय प्रत्यक्षदर्शी था उस कंडीशन का। पर्सनली बात भी उनसे किया था, वो भी लखनऊ से। कितनी डरी हुई है वो महिला की, बहुत डरी थी। आंखें देख के ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल हार चुकी हैं अपने इस डिजीज से, ऐसे लग रहा था, बहुत डरी हुई है वो आंखों से। तो लग रहा है मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं ठीक कर सकते हैं हाथ जोड़ लीजिए, पर आयुर्वेद का नाम स्टेरॉइड मिला के बदनाम मत करिए। उस बंदे ने क्या किया है, 7,000 की मेडिसिन में स्टेरॉइड डाला है। उस स्टेरॉइड से मसल्स रिलैक्सेशन के लिए उसने स्टेरॉइड डाला था। उस मसल्स रिलैक्सेशन के साथ उस 3 महीने में उसके ब्लैडर में रिलैक्सेशन आ गया है। वो बेचारी पिछले 3 महीने से दर की जो है ठोकरें खा रही है। वो आते ही आंखों से आंसू, क्या बोल रही है, आप आयुर्वेदिक की मेडिसिन तो नहीं देंगे ना। ये सिला दिया आपने इस आयुर्वेद का। पैसा कमाने की इतनी भूख है तो एक काम करो ना यार, गला काटो और फिरौती मांगो, और जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, पैसा बन जाएगा। लेकिन जब तक सही गुरु सही ज्ञान नहीं देगा ना, फर्जी गुरुओं के पास जाओगे, वो फर्जी वाला ही फैलाएंगे आपके दिमाग में। एक तथाकथित गुरु हैं जो सिर्फ पैसा बनाना सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन उस पैसा बनाने में याद रखना ऊपर भी कोई बैठा है जो तुमको देख रहा है। मैं क्या कहूं आपको यादवेंद्र सर, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो उस लड़के के लिए मैं इस वीडियो में एक तरह से उसको चेतावनी दे रहा हूं, बंद कर दे मेरे भाई, बंद कर दे। ये 7,000 10,000 की जो तू मेडिसिन दे रहा है ना, ये बंद कर दे मेरे बाप, बंद कर दे। तू यार एलोपैथिक क्लिनिक खोल ले और ये सारे काम कर, उठ पटांग सब कर, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल के मत कर। आज भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। वो जब तक वो ठीक नहीं होगी उसका वीडियो नहीं डालूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी मेरे को जब तक मैं उस लेडीज को, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है सीधा सा, आपके आयुर्वेद से मेरा शरीर बिगड़ा है, आपके आयुर्वेद ने मेरा शरीर बिगाड़ दिया, और जब तक वो सही नहीं होंगी मैं सांस नहीं लेने वाला। मेरा अथक प्रयास है, वो स्लिप डिस्क भी खत्म होगा, और मेरा विश्वास है मेरे गुरु पे, मेरे उस भगवान पे मेरा विश्वास है, भगवान सुसूत का आशीर्वाद है, मैं विदाउट मेडिसिन उस लेडीज को ठीक करके दिखाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आयुर्वेद का सिर्फ मतलब गुट्टी बट्टी
आसव अरिष्ट नहीं है। महर्षि चरक को मानने वालों के साथ में आपको महर्षि सुश्रुत को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों पढ़ना है। और संहिता तो भी एक है, ये खत्म नहीं हुआ है। दैट नॉट अ इनफ, दैट्स अ स्टार्टिंग, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, आपको शुरुआत करनी है। और हाँ सही है, ये जो महामारियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, वो कर्मों का फल ही है। और एक सर हैं वहीं के प्रॉपर के, जो उस लड़के को पहचान गए हैं, तो मैं उन सर से यही बोलूंगा कि सर आप तो उस जगह पे बैठे हो, आप उसको पहचान रहे हो, तो आप उसके बारे में क्यों फेसबुक पे नहीं बोलते हो, क्यों लोगों को नहीं बताते हो। वो जितना उस कुकर्म में भागीदार है उतना आप भी भागीदार है। आपने मुझे बोला है पर्सनल मैसेज में कि सर 15 से 20 पेशेंट ऐसे आए हैं जिसको उसने एट ए टाइम ठीक कर दिया और उनसे बुला के वीडियो बना लिया, और आज ये कंडीशन है कि वो पेशेंट चल भी नहीं पा रहा है। मेरे पास आया, मैंने उसको खड़ा करके मैंने चलाया। तो आप क्यों नहीं बताते हो उसको। और फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के साथ आपका भाई खड़ा है हमेशा, हर कंडीशन में। मैं कोई गुरु बनना नहीं चाहता हूँ, मेरे को वो पाँव छूने वाली पद्धति से बहुत नफरत है। यहाँ बैठाओ यार, दिल में बिठाओ। दिल में जब जगह बन जाएगी ना, तो फिर दुनिया में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और निडर होके आप आपका काम करिए, निडर होके आप आपका काम करिए। भगवान सुश्रुत का आशीर्वाद हमारे साथ है, और सुश्रुत की उस परंपरा को हम आगे लेके जाएंगे। और फिर से कह रहा हूँ, जिस भी संगठन में हो त्याग पत्र दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए जो मठाधीश हैं उन्हें पता चले कि ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये जाग चुका है। अभी आप ऐसे बैठे हो, आपको ऐसा कर देंगे हम बहुत जल्दी। ये हो ना, आपसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, आपको फोन लगाने के लिए आपसे टाइम लेना पड़ता है, आपसे बात करने के लिए लाइन लगती है, 25-25 50-50 लोग आपके पाँव छूने के लिए खड़े रहते हैं। जिस दिन हमारा टाइम आएगा उस दिन ये हो जाएगा। और अब नहीं सहेगा आयुर्वेद, नहीं डरेगा आयुर्वेद, अब आगे बढ़ेगा आयुर्वेद। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। देखिए, थोड़ा सा पित्त प्रकृति होने के कारण कभी उद्विग्नता आ जाती है, किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नहीं सहेगा आयुर्वेद और आगे बढ़ेगा आयुर्वेद। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इन ऐसे बैठे हुए लोगों को आईना दिखाइए। नहीं चलेगी मठाधीशी, छोड़ना पड़ेगा अपना पद। आपसे आयुर्वेद नहीं है, आप आयुर्वेद से हो। और जिस आयुर्वेद की 2 रोटी आप खा रहे हो उसके साथ ईमानदारी रखो, वरना जिस दिन हमारा टाइम आया, और जिन लोगों को विशेष मुझसे प्रेम है, जो मेरी आईडियो की रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक आखिरी मैसेज। मेरे भाई, इतनी दिक्कत है तो सामने कॉल लगा के बोल देना यार, 6264408815 6264408815 नंबर है मेरा, है ना। जहाँ बोलेगा वहाँ आके बात करूँगा तेरे लिए आयुर्वेद की। जहाँ बोलेगा वहाँ आके मैं बिल्कुल, वो बंदे को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग समझ चुके हैं कौन है वो। जहाँ बोलेगा वहाँ आऊँगा, तुझसे वहाँ आके बात करूँगा। तू शास्त्रोक्त बात करेगा, शास्त्रोक्त बात करूँगा, और तू ज्ञान की बात करेगा, ज्ञान की करूँगा। और जिस लैंग्वेज में तुझे समझना है मेरे भाई, तू रिपोर्ट करके क्या करेगा यार, कुछ नहीं होना है। ये एक आईडी नहीं है, ये जितने लोग यहाँ हैं ना मेरे साथ, ये सब आईडी है मेरी। और हम जो है अब नहीं रुकेंगे, हम अब आगे बढ़ेंगे। तो मठाधीशों, कान खोल के सुन लो, अब आयुर्वेद का टाइम आएगा। कोरोना बहुत बेवकूफ़ बना लिया सबने, ठीक है। डॉक्टर अनुज जैन सर ने उसके चिकित्सा के बारे में बताया, अब काफ़ी सटीक बताया था, आपने देखा ही है। और मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ, खाली त्रिकटु तुलसी बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन लेना है वैद्य की देखरेख में। और वो जो फर्जी वाला जो यूट्यूब पे फैला हुआ है, मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, उनकी रिपोर्ट करो यार, मेरी करके क्या करोगे। मैं तो एक छोटे से कमरे में प्रैक्टिस करने वाला एक छोटा सा 2 कौड़ी का इंसान हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी रिपोर्ट करके क्या करोगे यार, उनकी करो ना। वो जो 2-2 4-4 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ तो भी डाल रहे हैं। और मैं
सबसे एक ही चीज, हाँ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर 8236063823, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? तो रिपोर्ट उनकी करिए, उनको उनका आईना दिखाइए। अब फिर आखिरी बात यही कहूँगा, कोई गलती हुई तो क्षमा। और हाँ, कोरोना का भी आयुर्वेद ने हल किया। अरे 100%। अभी आपने देखा ये बच्चा यूपी से आया था, मैं इसको क्या हिस्ट्री, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री, मैं तो इसका पूरा शरीर मेरे हाथ में, हर पेशेंट का शरीर मेरे हाथ में, हर पेशेंट का शरीर मेरे हाथ में। ये मास्क का है, ये तो बच्चा तो, और ये देखो इतनी टोपी वोपी पहन के बैठा है। ये देखो, क्या डरना, काम करो, कर्म करो। जो कर्म में लिखा है वो आपको भी भोगना है, मुझे भी भोगना है। लेकिन अगर सत्कर्म है ना, तो सत्कर्म में यहाँ हाथ होता है ऊपर वाले का, और जब ये हाथ ऊपर होता है ना तो कोई नहीं रोक सकता। और मेरे जैसे अगर 10-15 पागल अगर इकट्ठा हो गए तो ये आयुर्वेद बदलेगा, और ऐसे बदलेगा। एक जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए। जितनी शिद्दत से आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करता है, अपनी वाइफ को प्यार करता है, वैसे ही प्यार इस आयुर्वेद से कर लो। मेरे जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो मेरी आईडी जाके चेक कर लेना, मेरे धर्म में मैंने आयुर्वेद लिखा है, मेरे धर्म में मैंने आयुर्वेद लिखा है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मेरा एक ही धर्म है, मानव सेवा। और उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक मैं वो सेवा करता रहूँगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से कुछ नए रिजल्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय सुश्रुत, जय गुरुदेव।